हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीके एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, उसमें हम कितने प्रैक्टिस सेट लगा लिए हैं। तो 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, ठीक है। आज मेरा 8 प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे अब पहला क्वेश्चन है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। मतलब किस यूरोपीय देश ने सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए क्या किया, तो व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपका पुर्तगाली ने किया था। सबसे पहले पुर्तगाली आया था और इन्होंने ही व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। कब आए थे, तो 1498 में आए थे, ठीक है। अगला देखिए, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई है वह थी। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से वह एक कौन है जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा हुगली। क्या है, हुगली। आगे देखिए दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आज का प्रैक्टिस जरूर लगाएं और क्वेश्चन को आज देखिए और आज बताइए कि क्वेश्चन आज कैसा रहा, ठीक है। आप इसमें से 50 क्वेश्चन है, आप इसमें से 35 करके हमको दिखाइए, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, वो कौन सा बादशाह है, तो वह बादशाह है और औरंगजेब है, ठीक है। औरंगजेब है। चलिए अगला देखिए, अगला है धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था। धर्मत का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, तो धर्मत का युद्ध जो है औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ा गया था, ठीक है। और ये जो है मोहम्मद गौरी का युद्ध है 1194 में लड़ा गया था। किसके बीच, तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। बाबर और अफगान के बीच कौन लड़ा गया, मतलब कौन सा युद्ध, तो कौन सा युद्ध लड़ा गया बताइए आप सभी, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला है कि अहमद शाह अब्दाली ने दौरान लिख दिया है, ठीक है। मराठा के बीच 1761 में पानीपत का युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट देखिए, तीसरा युद्ध लड़ा गया था। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री से, ठीक है। बताइए कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, क्या यह सही है। अंग्रेज ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था, क्या यह सही है। या पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था, ये मतलब ये गलत है कि नहीं, सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, इसमें से कौन सा गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें जो गलत है ये आपका पहला ही गलत है। पुर्तगालियों ने 1498 में नहीं, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, यह क्या है, गलत है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, झूम कृषि डैश से संबंधित है। झूम कृषि का मतलब क्या होता है, तो झूम कृषि का मतलब होता है ट्रांसफार्मर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह खेती करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए पूरा जंगल हो गया, ठीक है। तो पूरा जंगल हो गया तो पहले लोग क्या करते हैं, तो इस जगह को साफ करते हैं या जलाते हैं, यहाँ पर कुछ साल खेती करते हैं और इसके बाद खेती करने के बाद यहाँ की जो मिट्टी है अनफर्टाइल हो जाती है, अनउपजाऊ हो जाती है, तो फिर दूसरे जगह पर क्या करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा, ठीक है, ट्रांसफर बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो इसको मतलब यहाँ से ट्रांसफर हो गया यहाँ पर, ठीक है, तो इसे हम झूम कृषि बोलते हैं। नेक्स्ट है, गलत जोड़ा बताएं। बांदीपुर अब अभ्यारण्य कहाँ है, तो बांदीपुर जो नेशनल पार्क है कहाँ है, तो बांदीपुर है कर्नाटक में, सही है, ठीक है।
सरिस्का कहाँ है, ये भी राजस्थान में है, ये भी सही है। अन्नामलाई कहाँ है, तो अन्नामलाई तमिलनाडु में, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि पेरियार पेरियार मतलब नेशनल पार्क कहाँ है, तो पेरियार जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है बल्कि ये केरल में है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इन्वायरमेंट से आगे हम लोग। ठीक है, इन्वायरमेंट से सब क्वेश्चन है, मतलब वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है, वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है क्या, समुद्र तल में वृद्धि, फल से चेंज इन अपीयरेंस फ्रॉम फ्रूट, फल के स्वरूप में परिवर्तन, चेंज इन कोस्ट लाइन, तट रेखा में परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो क्या हो सकता है, वैश्विक तापमान के कारण सभी पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट है ओरंग नेशनल पार्क। ठीक है, इन विच स्टेट इज ओरंग नेशनल पार्क लोकेटेड, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, तो ओरंग जो नेशनल पार्क है असम में। दोस्तों आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दें। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर करें, प्लीज़ आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है। और ये प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए एक बार ज़रूर। नेक्स्ट है मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, इसका आंसर क्या होगा, तो मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। ठीक है, चलिए इकोनॉमी से नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है, मतलब वह कौन सा बाजार है जिसमें एक ही बेचने वाला होता है और उसी का वर्चस्व होता है और जितना चाहे वो उतना महंगा बेच सकता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोपोली एकाधिकार बोलते हैं। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है, पूंजीवादी जो होते हैं मतलब धनी लोग जो किसी सरकारी सेक्टर को खरीद लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि वो डिसाइड करते हैं कि कितना हम इसको प्राइस रखेंगे। ठीक है, किसी चीज़ का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन मीन्स क्या होता है, मतलब वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, तो वैश्वीकरण का जो अर्थ होता है कि घरेलू अर्थव्यवस्था। ठीक है, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था मतलब डोमेस्टिक से क्या करना है, इंटरनेशनल से जोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है सरकार द्वारा लगाए गए अवरोध या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, तो उससे हम जैसे मान लीजिए टैक्स सरकार किसी कंपनी पर ज़्यादा लगा रखी है और कंपनी चाह रही है यार इतना टैक्स लगा रहा है, हम इसलिए क्या कर रहे हैं, काम को छोड़ रहे हैं और बाकी सारी भी कंपनियां बंद कर रही है टैक्स के कारण, तो सरकार क्या कर रही है, उसमें टैक्स छूट दे रही है, उसकी सब्सिडी दे रही है, तो उसे हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। ठीक है, नेक्स्ट है जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता हो तब वह डॉट डॉट स्थिति कहलाती है, कैसी स्थिति कहलाती है, तो उसे हम बोलते हैं बाइलेटरल मोनोपोली, द्विपक्षीय एकाधिकार, एक विक्रेता हो और एक खरीदार हो तो बोलते हैं उससे द्विपक्षीय एकाधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन जियोग्राफी से है, तो जियोग्राफी से चलिए स्टार्ट करते हैं। रेगिस्तान में मशरूम चट्टाने का निर्माण हो जाता है, तो मशरूम चट्टाने का निर्माण हो जाता है तो उसका उदाहरण क्या है, देखिए ऐसे हो जाता है, मशरूम कैसे होता है, और मशरूम ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही ना मशरूम होता है। तो जैसे आप सभी देखे होंगे थ्रेसर से जब भूसा निकालता है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर हो गया, यहाँ पर थ्रेसर होता है। ठीक है, यहाँ पर ऐड होता है तो भूसा कैसे ये ऐसे 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 निकलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर गिर जाता है। ठीक है, यहाँ पर मतलब इकट्ठा हो जाता है, तो मतलब कि भारी जो पार्टिकल होते हैं यहीं पर गिर जाते हैं, जो हल्का पार्टिकल होते हैं यहाँ पर जमा होता है, जमा होते होते बहुत सारे हो जाते हैं। उसी प्रकार जब रेगिस्तान में
चट्टानों का क्षरण होता है तो इस प्रकार ये बन जाता है, जिसे हम मशरूम चट्टान का निर्माण करते हैं। तो यह किस कारण होता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। यह किस कारण होता है, तो इसका इरोजन के कारण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम अपरदन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं, बताइए। तो इसका आंसर होगा मरुटिबा। ठीक है, मरुटिबा। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकांश भूपट्टी किस शैल से बनी होती है। अधिकांश भूपट्टी किस शैल से बनी होती है, इसका आंसर क्या होगा। ये बनी होती है असादी चट्टाने से, यानी सेडिमेंट्री रॉक से। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वह कौन सा धातु है जो कि पृथ्वी की भूपट्टी में, यानी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वह है एल्युमिनियम। ठीक है। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 13 होती है। परमाणु भार कितना होता है, 26 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एल्युमिनियम किस वर्ग में आता है और एल्युमिनियम किस आवर्त में आता है, इसको आप कमेंट कीजिए। ठीक है। तो स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा पोर्ट सईद। ठीक है। अगला पॉलिटी से आ गए हम लोग। ठीक है। तो चलिए मेरे साथ आप सभी लास्ट तक बने रहिए और वीडियो का फ़ायदा उठाइए और अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिए। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। नागरिकता जो है, नागरिकता 5 से 11 आर्टिकल तक नागरिकता का विवरण है। ठीक है। तो इसमें बोल रहा है निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियत करने के लिए सक्षम है, तो इसका आंसर बताना है आपको। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका कि चुनाव आयोग नागरिकता के लिए नियम बनाता है। ठीक है। राष्ट्रपति बनाता है, संसद एवं राज्य विधानसभा बनाती हैं, ओनली संसद बनाता है। तो ओनली हमारा आंसर क्या होगा, ओनली 1 4 आंसर होगा। संसद हमारा जो कानून हो वही बनाती है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे, तो कम से कम 7 वर्ष बिताना होगा। ठीक है। ये नागरिकता एक्ट कौन सा है, 1955 का है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, सही उत्तर का चयन करना है भाई। तो चलिए आप चयन कीजिए। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा तथा प्रतिज्ञान करेगा। जी बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है ना। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व क्या करेगा, शपथ लेगा और प्रतिज्ञान करेगा। ठीक है। अगला है कि शपथ प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में है। जी ये गलत है। ठीक है। अगला है न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ प्रतिज्ञान करेगा। ये भी गलत है, राष्ट्रपति के सामने ना शपथ ग्रहण करता है। ठीक है। और अगला है प्रतिज्ञान, जो है प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में है। इसको क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, यहाँ पर कूट दिया है। तो इसमें कौन कौन सही है इसको बताना है। तो इसमें कौन कौन सही है, तो इसमें 1 2 4 सही है। 1 2 4 सही है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को नियुक्ति करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति करते हैं। किस आर्टिकल के तहत करते हैं, इसको आपको बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ जाइए, यही क्वेश्चन है जो हम पूछ रहे हैं। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत होता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 155 के तहत भारत के राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अमोनिया का एक गुण कौन सा है? अमोनिया का एक गुण कौन सा है? ठीक है, तो यह जल में अबिल्य है, ठीक है। क्या यह सही है? या यह गंध रहित गैस है, यह पित्त गैस होती है, या इसके जलीय विलयन लाल रंग को नीला हो जाता है? जी बिल्कुल ये सही है। जो ये है क्या करती है? लाल को नीला कर देती है। क्या करती है? लाल को नीला कर देती है, यानी क्षारीय होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण हो जाता है? लगातार उपयोग से। भाई लगातार उपयोग करेंगे तो फट ही जाएगा, ठीक है। ड्यू टू लैक ऑफ वेंटिलेशन, संवातन की कमी से, या ड्यू टू धूल जम जाने से? नहीं, सेलुलोज के ऑक्सीकरण से भूरा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो कॉपी किताब होती हैं सेलुलोज से ही बनी होती हैं, यानी पेड़ पौधे से ही बनी होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा है? निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन है। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? जो स्टेनलेस स्टील है किसकी मिश्र धातु है? प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा क्रोमियम और कार्बन में, क्रोमियम और कार्बन में, क्रोमियम और कार्बन में, ठीक है। इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से क्या फ़ायदा मिलती है? तो क्या यह सीमेंट के सामर्थ्य को बढ़ाने में मदद करता है, सीमेंट के शीघ्र जमने में मदद करता है, या सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सीमेंट को शीघ्र नहीं जमने देता है, थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। नहीं तो शीघ्र जम जाएगा तो काम कैसे होगा, प्लास्टर कैसे होगा, ठीक है। इसलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले में किया जाता है? किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले में किया जाता है? तो दालचीनी का मसाले में हम उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों के नाम लिखिए। जो पौधों में, जैसे पौधे में क्या होती है? पत्तियां होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पेड़ हो गया, ठीक है, तो ये पत्ती हो गई, ठीक है। थोड़ा आपसे पत्ती बनाते हैं। आपका पेड़ हो गया, इसमें से क्या हुई? ये पत्ती बन गई, ठीक है। तो इसमें जो छिद्र होते हैं पत्ती में, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम स्टोमेटा यानी रंध्र बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए, जड़ परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कौन सा है? जड़ परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कौन सा है? तो उसे हम कुसकुटा बोलते हैं, जो कि जैसे मान लीजिए क्या हो गया? पेड़ हो गया, ठीक है, पेड़ हो गया। तो इस पर क्या होता है कि मतलब हरा हरा होता है और उस पर लतर की तरह होता है, ठीक है, जिसे हम अमरबेल बोलते हैं, ठीक है, या अमरलता बोलते हैं। नेक्स्ट है, क्यूटिकल अनुपस्थित होती है। क्यूटिकल अनुपस्थित होती है, किसमें अनुपस्थित होती है? इसका आंसर क्या होगा? जो क्यूटिकल है रूट्स में नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, घास की पत्तियों का खुलना मुड़ना किसके कारण होता है? घास के पत्तियों का खुलना मुड़ना किसके कारण होता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन देख लीजिए चारों, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4,
कि इनमें विशेष प्रकार की बुलिफॉर्म कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट है, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं, किंतु झील के तल के जल को छोड़कर, क्योंकि इसका तापमान कितना होता है, जैसे मान लीजिए झील हो गया। ठीक है, तो शीतकाल में क्या होता है कि ऊपर की जो पानी है ना, ये ऊपर की पानी जम जाती है, लेकिन नीचे पानी नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता है? इसी कारण मछलियाँ नहीं मरती हैं। तो इसका आंसर होगा क्योंकि पानी का जो घनत्व होता है, पानी का तापमान होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, आगे देखिए, जल का क्वथनांक उच्च तंगुता पर किस कारण से घट जाता है? जब जल का क्वथनांक उच्च तंगुता पर किस कारण घट जाता है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए, जल का क्वथनांक उच्च तंगुता पर किस कारण घट जाता है? तो क्योंकि निम्न वायुमंडलीय दाब हो जाता है। ठीक है, बादल किस प्रकार से वायुमंडल में तैरते हैं? बादल जो होते हैं, बादल ऐसे ही ना बादल होते हैं। बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं भाई? तो क्योंकि इनकी जो डेंसिटी होती है लो डेंसिटी होती है, यानी इनका घनत्व कम होता है। नेक्स्ट है, दो धातुओं का सोल्डरन, दो धातु है। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। दो धातुओं का सोल्डरन किस गुण के कारण आता है काम? तो इसका आंसर क्या प्रसरण के द्वारा होगा? नहीं। संयंत्र के कारण होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। पृष्ठीय तनाव के कारण? नहीं। ठीक है, असंजन के कारण इसको हम जोड़ते हैं। नेक्स्ट है, ठंडे प्रदेश में अत्यधिक ठंडे के समय पानी की पाइप फट जाती है। क्यों? क्यों भाई, क्या कारण है कि ठंडे प्रदेश में जब ठंडा ज़्यादा पड़ता है तो उसमें पानी के पाइप जो हैं, ठीक है, पानी के पाइप हैं, फट जाते हैं। आखिर कारण क्या है? क्योंकि जब इसमें पानी होता है और ठंडा पड़ता है तो पानी जम जाता है। पानी जम जाता है तो क्या होता है? तो पानी के जम जाता है तो इसका आयतन बढ़ जाता है। इस कारण क्या होता है? पाइप फट जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप ऑप्शन के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कि जल हिमीकृत होने से फैलता है, बिकॉज ऑन फ्रीजिंग वाटर एक्सपेंड्स। मतलब जल जब जमता है तो क्या होता है? इसका आयतन बढ़ जाता है, यानी फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंसुलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो इफ बैंटिंग ने किया था। राइट आंसर है। नेक्स्ट आंसर है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता का निर्धारित किया जाता है। दूध की शुद्धता का निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप सभी गांव में देखे होंगे, क्या होता है? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर के द्वारा डेयरी वाला दूध मापता है। आजकल तो एक मशीन आ गई है। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका में भारत द्वारा बनाए गए शोध स्टेशन का नाम क्या है? तो अंटार्कटिका द्वारा भारत में बनाए गए 2 शोध स्टेशन का नाम क्या है? तो उनका नाम है गंगोत्री और हिमाद्री। गंगोत्री और हिमाद्री। ठीक है, गंगोत्री और हिमाद्री इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक ईयर टू ईयर मिसाइल कौन सी है? ईयर टू ईयर मिसाइल कौन सी है? तो ईयर टू ईयर मिसाइल है जो है वो आपकी, नहीं ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट 43 क्वेश्चन पर आ गए। ठीक है, सॉरी, तो अभी इधर क्वेश्चन करना है हम लोग का, ये हो गया। ठीक है, हो गया। ठीक है, यही क्वेश्चन था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ईयर टू ईयर मिसाइल है? तो ईयर टू ईयर मिसाइल कौन सी है? ठीक है, ईयर टू ईयर मिसाइल की बात कर रहा है, तो ईयर टू ईयर मिसाइल कौन सी है? तो ईयर टू ईयर मिसाइल जो है कौन सी है? तो ईयर टू ईयर मिसाइल अस्त्र है। ठीक है, पृथ्वी और अग्नि क्या है? सरफेस टू सरफेस। ठीक है, आकाश क्या है? सरफेस टू ईयर है। ठीक है, सॉरी, आगे देखिए, भारत रत्न डैश डॉट 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 के पत्ते की तरह डिजाइन किया जाता है। जो भारत रत्न होता है कैसे बनाए जाते हैं? तो भारत रत्न है जो एक पीपल के पत्ते की तरह
ठीक है। पीपल के पत्ते की तरह बनाया जाता है। 1 सेकेंड मैं बना रहा हूँ। पीपल की पत्ते की तरह बनाया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, सिक्का होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है द ऑडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है बराक ओबामा, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गोल्डमैन पुरस्कार किससे संबंधित है? गोल्डमैन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एनवायरनमेंट से संबंधित है, ठीक है। एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से संबंधित है। किसको राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से पहले सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा किसको किया गया था? तो सद्भावना पुरस्कार उसको मिलता है जो समाज के क्षेत्र में जो बहुत अच्छा काम करते हैं, उससे मिलता है, ठीक है। तो इसे मदर टेरेसा को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आई एम अनदर यू का लेखक कौन है? आई एम अनदर यू के लेखक कौन है? तो प्रिया कुमार है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 22 मार्च को मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप सभी को बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है। आपसे मेरी यही विनती है, प्लीज़। चलिए बाय बाय, टेक केयर।